हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टर्म पर अपन ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट किया था। सेल ऑर्गेनेल्स को ही आज कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर अपन ने सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग के रूप में अपन ने लिया था ER या अंतर्द्रवी जालिका। अब अंतर्द्रवी जालिका जो मैंने दो प्रकार की बताई थी, एक तो थी चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, एक थी खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। उसके अंदर मैंने आपको कुछ काम भी डाला था, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। तो आज अपन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या अंतर्द्रवी जालिका है, उसके क्या फंक्शंस है, क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना बेटा। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का मतलब अंतर्द्रवी जालिका के कार्य। फर्स्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्या मतलब हुआ कि जैसे ये अपनी सेल होगी कोशिका, इस कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन हो गया, ओके। इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो कहने का मतलब जो ER होती है वो यहाँ प्रेजेंट होती है। सेल का जब डायग्राम बनाए तो उसके अंदर आप ध्यान से देखना, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये जो ER का फंक्शन क्या हो गया कि पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है केंद्रक से कोशिका द्रव्य में और कोशिका द्रव्य से केंद्रक में, इन झिल्लियों के माध्यम से मतलब स्थानांतरण करने के लिए ये जो ER है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उत्तरदायी होती है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कहने का मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए ये उत्तरदायी होती है। सेकेंड, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। क्या मतलब हुआ, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की जो रिएक्शंस होती है, क्रियाएं होती है, उनको करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ कहने का मतलब विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करने का कार्य भी करती है। इसके बाद में इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। क्या मतलब हुआ कि ये जो है फैट का सिंथेसिस किस में होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, कहने का मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते, वो जो है वसा मॉलिक्यूल या लिपिड अणुओं के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। अगला पॉइंट है इसके अंदर, देखो देखें अगला फंक्शन देखो बेटा, इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, निराविषीकरण। कहने का मतलब ये जो है जो पॉइजनस मतलब जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ, उनके निराविषीकरण मतलब उन पदार्थों को डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उन पदार्थों को या तो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करने में या फिर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको लेस हानिकारक, जो लेस हार्मफुल कंपाउंड होते हैं उनको बदलने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद में सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। क्या मतलब हो गया कि अंतर्द्रवी जालिका होती है, उनका जो कुछ एक पार्ट होता है, जैसे सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब उसके अंदर कुछ प्रोटीन है या जो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो क्या करते हैं सेल मेम्ब्रेन के निर्माण के अंदर भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोटीन। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहने का मतलब मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोटीन्स आल्सो सेंड टू वेरियस प्लेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। कहने का मतलब जितनी इनको आवश्यकता होती है, आवश्यकता अनुसार कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इनके कार्य क्या हो गए कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य पदार्थों के आदान प्रदान के अंदर, दूसरा
जो है डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर मतलब निरावशीकरण के अंदर भी हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ ये जो है अभी मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जो वसा युक्त कंपाउंड है उनके निर्माण में भी ये हेल्प करती है। इसके बाद में अगला अपन स्टार्ट करते हैं। अगला जो सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है गोल्गी एपैरेटस, या कहीं कहीं पर गोल्गी बॉडी भी लिखा हुआ होता है, या गोल्जी काय, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल, क्या मतलब हो गया, ये जो है एक नलिकाओं का तंत्र होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक कॉल्ड सिस्टर्नी। मतलब ये जो है ये इस तरीके से व्यवस्थित होती है, बेटा ध्यान रखना, इस तरीके से ट्यूब्यूल्स के रूप में होती है, समझ रहे हो, इस प्रकार की ट्यूब्यूल नलिकाएं होती है। और सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब्यूल्स का सिस्टम होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होते हैं, वेसिकल्स, इस प्रकार के वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये पुटिकाओं, समझ रहे हो, वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक कॉल्ड सिस्टर्नी, और ये जो है मिल करके क्या बनाते हैं, सिस्टर्नी। तो नलिकीय तंत्र होता है जो गोल्जी एपैरेटस, और इनकी खोज का श्रेय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने मतलब सर्वप्रथम इसको डिस्कवर करने का श्रेय जाता है वैज्ञानिक के नाम पर ही है। अब इनके क्या कार्य है, फंक्शंस, लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज इन ईआर, क्या मतलब हुआ कि जो वसा और प्रोटीन जिसका संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, आर पैक्ड एट गोल्गी एपैरेटस, क्या मतलब हुआ कि जो वसा और प्रोटीन का जो संश्लेषण है जो अंतर्द्रवी जालिका के अंदर होता है, उनको गोल्गी एपैरेटस के अंदर पहुंचाने का कार्य या गोल्गी एपैरेटस के अंदर स्टोर करने का कार्य किया जाता है गोल्गी एपैरेटस के द्वारा। ओके, क्योंकि जो ईआर होती है, ईआर भी मैंने आपको बताया अभी दो प्रकार की होती है, आर और एसईआर। आर जो मतलब प्रोटीन के संश्लेषण के लिए है, और एसईआर है लिपिड के संश्लेषण के लिए। ओके, इसके बाद में ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, क्या मतलब हुआ कि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हेल्प करती है। कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जो पदार्थों के स्थानांतरण में हेल्प करती है या सहायक होती है। ओके, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेमिला। मिडल लेमिला का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जैसे मिडल लेमिला जो है मतलब जो मध्य पटलिका है, जैसे सेल वॉल की जो आउटर मेम्ब्रेन में सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो मध्य पटलिका होती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी हुई होती है। तो ये जो है कुछ हद तक गोल्गी जो एपैरेटस है मध्य पटलिका के निर्माण में भी सहायक होते हैं, मध्य पटलिका के निर्माण में सहायक होता है। ओके, इसके बाद में थर्ड है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल का मतलब होता है आत्मघाती थैली। क्या कहेंगे? आत्मघाती थैली। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मान लीजिए अगर कोशिका डैमेज हो जाती है तो इनके अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, खुद की कोशिका को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। इस वजह से इनको कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ भी कहते हैं। लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, दीज आर टिनी लाइक ग्रेन्यूल। ये ग्रेन्यूल्स की तरह छोटे छोटे जो है कण होते हैं, ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। और एकल कोशिका झिल्ली युक्त संरचना होती है। इस तरीके से सेल के अंदर अगर जो गोलाकार संरचना जो मिलेगी ना वो है लाइसोसोम। ओके, अब इसका फंक्शंस क्या है? फंक्शंस, द मेन फंक्शन इज डाइजेशन। क्या करना? डाइजेस्ट करना। किसको?
सेल को डाइजेस्ट करने का कार्य करती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। और डाइजेस्ट मतलब भोजन के पाचन के अंदर भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स इनके अंदर उपस्थित होते हैं। ओके, दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। क्या मतलब हुआ, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो काम के नहीं होते, उनके मतलब बाहर निस्तारण के लिए, बाहर डिस्चार्ज करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं, अगर बॉडी के साथ भोजन के साथ कभी कभार आ जाते हैं तो उनके डाइजेशन के अंदर भी, और जो अगर सेल मटेरियल है, अगर सेल किसी कारण डैमेज हो गई है, उनको डाइजेस्ट करने में भी ये लाइसोसोम रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है अपना। अब देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया या इसको हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। समझ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसको माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका कहते हैं। और इनकी खोज का श्रेय जो है 2 वैज्ञानिक थे, जिनका नाम एक तो थे फ्लेमिंग और दूसरे थे अल्टमान। समझ रहे हो, इनकी खोज का श्रेय 2 वैज्ञानिक थे, एक तो थे फ्लेमिंग और दूसरे थे अल्टमान, उनको जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम था वो नाम दिया था सी बेंडा ने। नाम किसने दिया था? सी बेंडा, ये याद रखना बेटा। वैसे बाकी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया। फ्लेमिंग ने इसको फाइला कहा था, अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट भी कहा था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम देना का श्रेय है वो नाम सी बेंडा को जाता है। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान रखना बेटा, क्या संरचना होती है इसकी, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। देखो देखें, इट इज अ रोड शेप स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। क्या मतलब हुआ, ये जो कोशिका द्रव्य के अंदर रोड शेप, रोड का मतलब होता है इस तरीके, जैसे इधर ध्यान दो, ये मान लीजिए सेल है, इस सेल के अंदर रोड शेप रूप में इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ओके, इस तरीके से, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। फ्लेमिंग और अल्टमान ने खोज की थी और नाम दिया था सी बेंडा ने। इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्ड, ये ध्यान रखना बेटा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। बाकी जो है सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं या फिर मेम्ब्रेन लेस होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक ऐसे कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। और ये झिल्ली किसकी बनी होती है, ध्यान रखना, जनरली लिपिड और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ओके, इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टी। क्या मतलब हुआ, ये दोहरी झिल्ली युक्त तो कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली तो जो होती है वो फ्लैट चपटी होती है, जबकि जो आंतरिक झिल्ली जो होती है वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, इसे ऐसे अंगुली नुमा उभार, तो उनको कहते हैं क्रिस्टी। ओके, तो इनर मेम्ब्रेन पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, उनको कहते हैं क्रिस्टी, या ना इस तरीके से। अब ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी के ऊपर क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के टेनिस के रैकेट नुमा पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। इनको कहते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम पार्टिकल। ओके, और ये क्या करते हैं, एटीपी निर्माण के लिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो श्वसन से संबंधित होता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर श्वसन से संबंधित विभिन्न प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर इसको स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। जिस प्रकार अपने घरों के अंदर पावर हाउस से लाइट सप्लाई होती है जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है,
है ना, फैन वगैरह ऑन करने के लिए या बल्ब ऑन करने के लिए, उसी प्रकार अपनी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और ये जनरल स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, इनको कहते हैं क्रिस्टी, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कहते हैं F1 पार्टिकल। इसके अलावा इनके अंदर जो कण पाए जाते हैं उनको कहते हैं राइबोसोम, और साथ ही साथ जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में DNA भी प्रेजेंट होता है। और ये ध्यान रखना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे कोशिकांग हैं जिनके अंदर खुद का DNA, खुद का RNA और खुद का राइबोसोम होता है, और वो मतलब अपने जैसे कोशिकांग स्वयं निर्माण करने की क्षमता भी रखते हैं। ओके, इसके बाद में इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शंस, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्या मतलब हुआ? ATP के रूप में। ATP का मतलब हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहने का मतलब द मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया? उत्पन्न करना, एंड स्टोर एनर्जी, ऊर्जा को स्टोर करना, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP के रूप में एनर्जी को स्टोर करने का जो कार्य है वो कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। ओके, इसके बाद में इट हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। समझ रहे हो, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA और राइबोसोम। DNA और RNA क्या है? बोथ आर द जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन वेरी करते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा, इनके अंदर खुद का DNA और खुद का RNA होते हैं, इस वजह से ये अपने कोशिकांग का निर्माण स्वयं अपने खुद का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद में ये तो था बेटा अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर ATP के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, और एनर्जी जो है और वो अपनी बॉडी को जो डेली लाइफ है, डेली एक्टिविटीज़ के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगला सेल ऑर्गेनेल अपन स्टार्ट करते हैं, कोशिकांग है, वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड को डिस्कवर करने का श्रेय वैज्ञानिक थे हैकेल, उन्होंने दिया था। कौन थे? हैकेल। और ये प्लास्टिड भी आगे बताऊंगा, इसको अपन फर्दर क्लासीफाई करेंगे 3 भागों के अंदर, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये बताऊंगा आगे। और जनरली ये मतलब प्लांट सेल के अंदर ही मिलेंगे। एनिमल सेल के अंदर चूंकि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, तो फोटोसिंथेसिस अब अपन तो जैसे हेटेरोट्रोपिक है ना, डिपेंड रहते हैं, तो ये जनरली दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कहने का मतलब ओनली पादप कोशिकाओं के अंदर ही ये देखने को मिलते हैं। इट हैव देयर ओन DNA। अब ध्यान देना बेटा, जैसे कि मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बताया, इनका खुद का DNA और राइबोसोम होते हैं, उसी प्रकार इनके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में खुद का DNA, RNA और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से मतलब ये अपने जैसे अंग जो है, मतलब अपनी जो सेल ऑर्गेनली है या अपने अंग का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। कहने का मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी इनके अंदर देखने को मिलती है। ओके, देखें, ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं और इनके पास भी स्वयं का DNA होता है, खुद का DNA प्रेजेंट होता है। और ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा ना, वो जो क्लोरोप्लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ओके, अब देखो इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ देखो बेटा, 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड। अब ये जो लवक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ध्यान देना, फर्स्ट है, कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसको क्या बोलेंगे? अवर्णी लवक। समझ रहे हो? अवर्णी का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता। और ध्यान देना, इनका जो कलर है वो वाइट, फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स। मतलब जो पादप के जो भूमिगत भाग होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट जो होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके बाद में है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा माने होता है कलर। वर्णी लवक होते हैं। और ध्यान रखना बेटा, जैसे मैंने यहाँ रेड और ब्राउन लिखे हैं, तो ग्रीन के अलावा हरे को छोड़ करके बाकी जो भी कलर होते हैं वो आते हैं किसमें? रेड पिगमेंट,
इसमें क्रोमोप्लास्ट के अंदर, क्रोमा माने कलर, समझ रहे हो, रेड, ब्राउन और इसके अलावा जो हरे को छोड़ करके बाकी सभी आएंगे इसके अंदर, वर्णिलवक के अंदर। और थर्ड जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर, कैसे होते हैं, हरे कलर के होते हैं, फाउंड इन एरियल पार्ट, कहने का मतलब पादप के जो वायवीय भाग होते हैं, समझ रहे हो, जैसे लीफ है वहाँ पर जनरली प्रेजेंट होते हैं। और ये इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खाना बनाने के लिए, कहने का मतलब। अब क्लोरोप्लास्ट या जो प्लास्टिड है उनके फंक्शंस क्या है, कार्य अपन देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या मतलब हुआ, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण वर्णक है जो फोटोसिंथेसिस क्रिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इसके बाद में ल्यूकोप्लास्ट, इट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, कहने का मतलब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो अवर्णिलवक मैंने आपको बताया था, ये क्या करते हैं, स्टार्च, तेलीय पदार्थ, प्रोटीन कणों को स्टोर करने का कार्य करते हैं। कार्य जो है वो इन ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा होता है। तो कहने का मतलब प्लास्टिड के ये फंक्शन हो गए, एक तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ जो स्टार्च है, प्रोटीन युक्त कंपाउंड है, उनको भी जो है स्टोर करने का कार्य करते हैं। ओके, ये थे इसके अंदर प्लास्टिड, 3 प्रकार। अब ध्यान रखना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और जो ये क्लोरोप्लास्ट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये हमेशा डबल मेम्ब्रेन का मतलब दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। और इनके अंदर जो हरितलवक है, हरितलवक की खोज का श्रेय जाता है सिम्पर को, सिम्पर। ओके, और ये जो फोटोसिंथेसिस क्रिया के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये दोनों जो है क्लोरोप्लास्ट, हरितलवक और एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और ये जो झिल्लियाँ हैं वो किसकी बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन की। इसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं, जो इसका जो लास्ट सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है वैक्यूल या रिक्तिका। अब वैक्यूल या रिक्तिका, जैसे कि अपन ने जब पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर अंतर किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रिक्तिका जो होती है, अगर प्लांट के केस में बात करें तो 1 और 2 लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आर प्रेजेंट, कहने का मतलब कोशिका के केंद्र के अंदर 1 या 2 बड़ी केंद्रीय रिक्तिका प्रेजेंट होती है। जबकि अगर एनिमल सेल के अंदर बात करें तो या तो उनके अंदर रिक्तिका एब्सेंट होती है या फिर होती है तो भी छोटी। ओके, तो ध्यान देना बेटा, रिक्तिका जो होती है ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है, सिर्फ डबल मेम्ब्रेन तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक ही होते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर, अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। क्या मतलब हुआ कि इनके अंदर जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका के अंदर जल है, अमीनो एसिड है, शुगर, कहने का मतलब ये जो रिक्तिका है ना, जैसे मान लीजिए सेल है, इस सेल के अंदर ये रिक्तिका है, समझ, इनके अंदर जो द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है ना, उसको कहते हैं सेल सेप, मतलब कोशिका रस। और इन कोशिका रस के अंदर जल है, अमीनो एसिड है, शुगर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विभिन्न प्रकार के प्रेजेंट होते हैं। और ये भी जो है जो एक्सक्रेटिव मटेरियल उनको स्टोर करने का कार्य करती है, और साथ ही साथ जो सेल से है बाहर डिस्चार्ज करने के अंदर भी हेल्प करती है। और इसके अलावा जो यूनिसेल्युलर वगैरह जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर परासरण नियमन के लिए भी रिक्तिकाएँ देखने को मिलती है। ध्यान देना बेटा, रिक्तिका झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है, मतलब झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो कोशिका द्रव्यों में उपस्थित होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, कोशिका द्रव्यों में। इनमें क्या उपस्थित होता है, जल, अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं, जिनको मिला करके अपन कहेंगे सेल सेप या कोशिका रस। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, क्या कहा, जंतु कोशिकाओं के अंदर तो इनकी जो मतलब साइज होती है वो छोटी होती है। वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज, कहने का मतलब पादप कोशिकाओं के अंदर बहुत बड़ी रिक्तिका देखने को मिलती। उस वजह से अब पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका बड़ी होने की वजह से केंद्रक जो क्या है वो एक तरफ खिसक जाता है।
इन सिंगल सेल लाइक अमीबा, सिंगल सेल जैसे कि अमीबा, वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम। क्या मतलब हुआ कि जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, उनके अंदर जो वैक्यूल्स होती है वो वैक्यूल क्या करती है, भोजन को, कहने का मतलब बाहर से जो ग्रहण करता है ना, वो कैविटी के रूप में होता है। तो सिंगल सेल्ड लाइक अमीबा वैक्यूल कंटेन फूड आइटम, कहने का मतलब वैक्यूल के अंदर जो फूड आइटम जो है वो स्टोर, मतलब जो भोजन स्टोर करके एक विशेष प्रकार की रिक्तिका बनाती है, उसको कहते हैं फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल जो है उस सेल के अंदर कोशिका द्रव्य में बिखर करके पूरी बॉडी के अंदर डाइजेशन जो मतलब डाइजेस्ट होता है, उसके बाद में एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो वापस जो है बॉडी से बाहर डिस्चार्ज किया जाता है। तो कहने का मतलब भोजन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा के अंदर जो फूड स्टोर करने का कार्य, मतलब फूड स्टोर भी वैक्यूल के रूप में होता है, जो जिससे फूड वैक्यूल बनती है, खाद्यदानी। समझ रहे हो, क्योंकि ये अब इरेगुलर ऑर्गेनिज्म में जो भोजन के संपर्क में आता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ढाल देता है। जैसे ये भोजन है, इस तरीके से उसके चारों कैविटी बना लेता है, और अब ये जो कैविटी बनी ये धीरे धीरे दोनों झिल्लियाँ मिल जाएगी, और अब ये जो संरचना बनेगी इसको कहेंगे फूड वैक्यूल। समझ रहे हो, फूड वैक्यूल जिसको कहते हैं खाद्यदानी। और ये खाद्यदानी बॉडी के अंदर कोशिका द्रव्यों में लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा बस्ट हो जाती है, डाइजेस्टिव फूड पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाते हैं। इसके बाद में इसके कार्य क्या है, फंक्शंस, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल मतलब पदार्थों को स्टोर करने के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। क्या मतलब हुआ, जो अतिरिक्त जल होता है, जैसे कोशिका के अंदर जो अतिरिक्त जल है उसको स्टोर करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में देखें ध्यान देना बेटा, अतिरिक्त जल को स्टोर करने का कार्य भी रिक्तिका के द्वारा किया जाता है। तो ये तो थे बेटा अपने चैप्टर के अंदर जो 6 सेल ऑर्गेनेली थे। एक तो ईआर था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काए, लाइसोसोम, वैक्यूल, और इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, प्लास्टिड। ओके, ये 5-6 प्रकार के जो कोशिकांग थे, वैसे जैसे भी हायर क्लास में पढ़ोगे तो और भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर अपने यही थे। ओके, अब इसके बाद में एक सेल ऑर्गेनल आता है जो अपन ने अभी ईआर के ऊपर देखा था, राइबोसोम। अब राइबोसोम होते क्या हैं, राइबोसोम ध्यान देना बेटा, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। इट इज अ माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए। क्या मतलब हुआ, ये छोटे छोटे कण होते हैं जो कहाँ उपस्थित होते हैं, किससे मिलके बनते हैं, आरएनए से बने हुए होते हैं। राइबोसोम आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या मतलब हुआ, जो राइबोसोम है प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं, एंड आल्सो द प्रोटीन ट्रांसफर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का मतलब इनके अंदर जो प्रोटीन स्टोर होती है, मतलब जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है, वो प्रोटीन जो है स्थानांतरित की जाती है कहाँ पर, अंतर्द्रव्यी जालिका के अंदर। ध्यान देना बेटा, ये छोटा सा कण होता है जो आरएनए से बना हुआ होता है, कौन, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के स्थल होते हैं, प्रोटीन बनती है तथा प्रोटीन को अंतर्द्रव्यी जालिका में स्थानांतरित कर देते हैं। अब ध्यान देना बेटा, उससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चन है, वो भी आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहना। जब भी डाउट क्लास के अंदर अपन मिलेंगे उस टाइम ये जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे। ओके, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले अपन ने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा था। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर मैंने कहा था लाइसोसोम जो है वो, उसको अपन ने कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा था। तो कोशिका की आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है, वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। अब ध्यान देना बेटा, इसके पीछे रीजन ये है कि व्हेन सेल गेट्स डैमेज, नोट डाउन करते रहना बेटा, साथ में हिंदी में बोल रहा हूँ। व्हेन सेल गेट्स डैमेज, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या किसी कारणवश कोशिका जो है वो डैमेज हो जाती है, व्हेन
सेल गेट डैमेज, लाइसोसोम में बस्ट, उस दरमियान क्या होंगे, कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम है वो बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, उस दरमियान ये लाइसोसोम क्या करेगा, अपनी ही सेल को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ओके, देयरफॉर लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इस वजह से लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, जब कोशिका किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो अपनी ही कोशिका को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहा जाता है, नोट डाउन करना इसको भी। माइटोकॉन्ड्रिया आर टिनी ऑर्गेनेल्स, मतलब छोटे कोशिकांग होते हैं, इनसाइड सेल, कोशिका के अंदर छोटे कोशिकांग होते हैं, दैट आर इन्वॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी, जो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ऊर्जा को, कहने का मतलब दैट आर इन्वॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी, मतलब ऊर्जा को एटीपी के रूप में उत्सर्जित करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, क्रिस्टी, जो मतलब एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट आर इन्वॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, और ये कहने का मतलब जैसे श्वसन क्रिया के अंदर अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ये ऑक्सीजन क्या करती है, भोजन को ऑक्सीडाइज करके एटीपी के रूप में जो ऊर्जा देती है ना, वो ऊर्जा जो है इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में स्टोर रहती है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये कोशिका के अंदर हो रहा है इस वजह से इसको सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रेफर टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया छोटे कोशिकांग होते हैं और उनके अंदर जो भोजन के ऑक्सीडेशन से या भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में स्टोर रहती है या संचित रहती है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। इसके बाद में वाई वायरस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर इन लिविंग बॉडी, क्या मतलब हुआ कि जब तक वायरस जो है, समझ रहे हो, वाई वायरस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कहने का मतलब वायरस जब बॉडी के बाहर होता है तब तो निर्जीव होता है, लेकिन जो ही बॉडी के कांटेक्ट में आता है तब उनके अंदर जीवन के जो विभिन्न लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। क्यों, वाई वायरस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर इन लिविंग बॉडी, कहने का मतलब जब बॉडी के बाहर है तब तो वायरस निर्जीव है, लेकिन जो ही बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो अपनी मशीनरी का उपयोग करके, समझ रहे हो, उनके अंदर जो सजीवता के लक्षण दिखाई देते हैं। वायरस को चूंकि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी मानते हैं, वाई वायरस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कहने का मतलब जिस पर वायरस जो है सजीव की तरह के लक्षण क्यों नहीं दर्शाता, अंटिल दे एंटर इन लिविंग बॉडी, जब तक की, कहने का मतलब ये बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो जाता, क्योंकि बॉडी के अंदर एंटर होगा तो अपनी मशीनरी का उपयोग करेगा, जब ये कहने का मतलब बॉडी के बाहर होते हैं तो इसके अंदर सजीवता के लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते। जब वायरस बॉडी के बाहर होता है तो इनके अंदर सजीव के लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते, इसका आंसर नोट करना, आप ध्यान देना। वायरस लैक मेम्ब्रेन्स, कहने का मतलब वायरस के अंदर झिल्ली नहीं होती। दे आर इनएक्टिव व्हेन दे आउटसाइड फ्रॉम लिविंग बॉडी, क्या कहा, जब बॉडी के बाहर होते हैं तब तो ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। दे यूज अदर ऑर्गेनिज्म मशीनरी टू डेवलप, कहने का मतलब जब किसी सजीव के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी मशीनरी का उपयोग करके उनके अंदर इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करते हैं, क्योंकि उनके अंदर, इसका उत्तर क्या हो गया कि इनके अंदर वायरस के अंदर झिल्ली नहीं होती और बॉडी के बाहर होते हैं तो वो इनएक्टिव होते हैं। जो ही बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी मशीनरी का उपयोग करके इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करते हैं। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन जो थे वो नोट डाउन कर लेना।
और इसको ध्यान से पढ़ना। फिर भी अगर कोई भी समस्या है तो वो आप नोट कर लेना, डाउट क्लास के अंदर अपन सॉल्व करेंगे। ओके, और ये जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अपना जो 5th चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।